साथियों, स्मार्ट पहेली में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम जैसे रोज़ 30 प्रश्नों की एक सीरीज लेके आ रहे हैं, जिसमें हम सीटेट के प्रश्नों को करवा रहे हैं, सुपरटेट के प्रश्नों को करवा रहे हैं, टीआरई 4 के प्रश्नों को करवा रहे हैं और एस्टेट के प्रश्नों को करवा रहे हैं। साथ ही किसी भी स्टेट का टेट का एग्ज़ाम हो, उस परीक्षा में ये हमारी सीरीज से प्रश्न आने वाले हैं, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज हम भूगोल के प्रश्नों को लेके आए हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, कह रहा है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? क्या वो बृहस्पति है, या शनि है, या पृथ्वी है, अरुण है? तो साथियों, सौरमंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह की बात करें तो ये बृहस्पति है और ये सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। कह रहा है बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह और भारी ग्रह है। यह मुख्य रूप से दो गैसों से मिलकर बना होता है। पहली गैस क्या होती है? हाइड्रोजन होती है। और दूसरी गैस क्या होती है? हीलियम होती है, जिससे ये मिलकर बनता है। यह अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में सबसे कम समय लगभग 10 घंटे में ये क्या करता है? अपना एक पूरा चक्कर पूरा कर लेता है। उसके बाद कहता है कि ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? क्या वह क्षोभ मंडल में पाई जाती है, समताप मंडल में पाई जाती है, आयन मंडल में पाई जाती है, या मध्य मंडल में पाई जाती है? साथियों, ओजोन परत की अगर हम बात करें या ओजोन लेयर की बात करें, ये समताप मंडल में पाई जाती है। समताप मंडल क्या है? ओजोन परत समताप मंडल में 15 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह सूर्य से आने वाली हानिकारक जो परावैंगनी किरणें हैं, अल्ट्रावायलेट रेज को अवशोषित करती है और पृथ्वी पर जीवन की क्या करती है? रक्षा करती है। साथियों, कहता है कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? अगर आपसे पूछे कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे? केप कोमोरिन है, या इंदिरा पॉइंट है, या गुहार मोती है, या किबिथू है? तो आप क्या बोलेंगे? आप कहेंगे कि सर, इंदिरा पॉइंट जो है भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है, जो कहाँ स्थित है? तो अगर हम इंदिरा पॉइंट की बात करें साथियों, अगर ये भारत है, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इंदिरा पॉइंट यहीं पे स्थित है। इसी को हम क्या करते हैं? बोलते हैं यह भारत का सबसे दक्षिणी सुदूर बिंदु स्थित है। अगले क्वेश्चन पे आ गए हम। अगला क्वेश्चन कहता है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? क्या वह नर्मदा है, या फिर कावेरी है, या गोदावरी है, या कृष्णा है? तो सबसे लंबी नदी की बात करें तो साथियों, सबसे लंबी नदी हमारी कौन सी है? गोदावरी है, जो कि सबसे लंबी नदी है। तो अगर प्रायद्वीपीय भारत, अब आप कहेंगे सर प्रायद्वीपीय भारत क्या होता है? तो साथियों, हम बता दें आपसे कि अगर प्रायद्वीपीय भारत की बात करें, ये अगर भारत है ना, अगर ऐसे ऐसे हम भारत को ऐसे बनाते हैं, अगर इसको भारत बना दें, तो जो ये वाला पार्ट है, ये वाला जो हिस्सा है, ये नीचे वाला, ये क्या है? ये प्रायद्वीपीय भारत है। इसी को हम प्रायद्वीपीय भारत बोलते हैं। तो यहाँ की जो अगर सबसे लंबी नदी की बात करें तो सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी है। कहता है कि गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई की बात करें तो 1465 किलोमीटर लंबी है। इसके आकार और विस्तार के कारण इसे दक्षिण भारत या वृद्ध गंगा के नाम से भी जानते हैं। कहता है कि अरावली जो पर्वतमाला है कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है, दोदा बेट्टा है, धूपगढ़ है, अराईमुड़ी है। तो अरावली की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है वह गुरु शिखर है। कहता है कि राजस्थान के माउंट आबू में स्थित गुरु शिखर 1722 मीटर अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। अरावली विश्व के सबसे प्राचीन वलित पर्वतों जो फोल्डेड माउंटेन्स हैं में सबसे प्राचीन पर्वतमाला है। उसके बाद कहता है कि अंध महाद्वीप के नाम से किसे जानते हैं? क्या वह एशिया है, यूरोप है, अंटार्कटिका है, या अफ्रीका है? तो आप कहेंगे कि सर वो
अफ्रीका है, जिसे हम अंध महाद्वीप के नाम से जानते हैं। अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप कहा जाता है क्योंकि 19वीं सदी तक इस महाद्वीप के आंतरिक भागों, इसकी भूगोल और संस्कृति के बारे में दुनिया को बहुत कम जानकारी थी। कहता है कि रिंग ऑफ फायर महासागर से संबंधित है। क्या वह अटलांटिक महासागर है, प्रशांत महासागर है, आर्कटिक महासागर या हिंद महासागर है? तो रिंग ऑफ फायर की बात करें तो रिंग ऑफ फायर जो है प्रशांत महासागर में होता है। कहता है कि रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर के बेसिन में स्थित एक क्षेत्र है जहां अत्यधिक भूकंप आते हैं, सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। विश्व के लगभग 75% सक्रिय ज्वालामुखी इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। वहीं अगर हम बात करें कि भारत का मानक समय जो IST किस देशांतर रेखा से निर्धारित होता है? क्या वह 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से, 82.5 डिग्री पश्चिमी देशांतर से, या 90 डिग्री पूर्वी देशांतर से, या 88 डिग्री पूर्वी देशांतर से होता है? तो आप कहेंगे कि सर हमारे यहाँ भारत में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से जो भारत की मानक समय रेखा है उसका निर्धारण किया जाता है। कहोगे कि सर भारत मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया जाता है जो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। यह ग्रीनविच टाइम GMT से 5.5 घंटे आगे है। कितना आगे है? 5.5 घंटे आगे है। आप कहेंगे सर गरजता चालीसा क्या है? क्या यह गरजता चालीसा क्या होता है? क्या यह व्यापारिक पौनी है, या ध्रुवीय पौनी है, या समुद्री जलधाराएं हैं, या पछुआ पौने हैं? तो साथियों जो गरजता चालीसा है, प्रचंड पचासा है, ये क्या है? ये पछुआ पौने है। कहता है कि दक्षिणी गोलार्ध में 40 से 50 डिग्री अक्षांशों के बीच बहुत तेज गति से चलने वाली पछुआ पवनों को गरजता चालीसा कहा जाता है। समुद्र के विशाल विस्तार के कारण यहाँ इन हवाओं की गति अत्यंत तीव्र होती है, अत्यधिक तेज होती है। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण है? बलुआ पत्थर है, बेसाल्ट है, संगमरमर है, चूना पत्थर है? तो आप कहेंगे कि सर जो बेसाल्ट होता है ये आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। बेसाल्ट एक आग्नेय चट्टान है जिसका निर्माण ज्वालामुखी के मैग्मा और लावा के ठंडा होने और जमने से होता है। ग्रेनाइट भी आग्नेय चट्टान का एक प्रमुख उदाहरण है। आपसे पूछा जाए कि लौटता हुआ मानसून से भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है? क्या वह केरल है, तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है, पश्चिम बंगाल है? तो आप कहेंगे कि सर तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहां लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है, जबकि जो मानसून होता है वहीं से निकलता है, लेकिन जो वहाँ की पहाड़ियाँ हैं वो उस मानसून को तमिलनाडु में पहुँचने से रोक देती हैं। इसीलिए शुरुआती जो मानसून होता है वो तमिलनाडु में नहीं जाके, बल्कि वो सब जगह बारिश करने के बाद जब लास्ट में वहाँ जाता है वो तमिलनाडु में पहुँचता है तो वहाँ वर्षा करता है। अक्टूबर नवंबर में जब मानसून लौटता है उत्तर पूर्वी मानसून, तो यह बंगाल की खाड़ी में नमी ग्रहण कर लेता है। इसके परिणामस्वरूप तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर भारी वर्षा होती है। उसके बाद कहता है कि जो कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है? क्या वह जलोढ़ मिट्टी है, या लाल मिट्टी है, काली मिट्टी है, लेटराइट मिट्टी है? तो आप कहेंगे सर अगर हम कपास की खेती की बात करें, ये काली मिट्टी जो होती है कपास की खेती के लिए सबसे उपयोगी साबित होती है। काली मिट्टी को हम रेगुड़ मिट्टी या काली कपासी मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। इसमें नमी धारण करने की क्षमता बहुत अधिक होती है और कपास की खेती के लिए एकदम उपयुक्त साबित होती है। यह मुख्य रूप से दक्कन की पठार में पाई जाती है। अगर आपसे पूछा जाए
कि झरिया कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो आप क्या बताएंगे? क्या यह उड़ीसा में है, छत्तीसगढ़ में है, पश्चिम बंगाल में है, झारखंड में है? तो आप बोलेंगे कि सर, अगर झरिया की बात करें तो ये बहुत पहले से हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि झरिया कोयला जो है ये कहाँ पाया जाता है? तो यह झारखंड में पाया जाता है। झारखंड भारत का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र है। यहाँ मुख्य रूप से उच्च गुणवत्ता वाला जो बिटुमिनस कोयला है पाया जाता है, जो उद्योग के लिए क्या होता है, बहुत ही उपयोगी होता है। अगर हम आपसे बात करें कि भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस जो स्केल हो, किस पैमाने का उपयोग किया जाता है, किस स्केल का उपयोग किया जाता है, तो क्या वह बैरोमीटर होता है, रिक्टर स्केल होती है, एनीमोमीटर होता है या पैडोमीटर होता है? तो आप कहेंगे कि सर, जो रिक्टर स्केल होती है उससे हम क्या करते हैं, भूकंप की तीव्रता को मापने का काम करते हैं। अगर कहा जाए कि भूकंप के दौरान मुक्त होने वाली जो ऊर्जा तीव्रता को मापने के लिए रिक्टर स्केल का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। इसे सिस्मोग्राफ नामक यंत्र द्वारा क्या किया जाता है, मापा जाता है। साथियों, यहाँ ध्यान देने की बात है, अगर आपसे पूछेगा किस यंत्र से मापते हैं तो उसका नाम सिस्मोग्राफ होगा, और किस पैमाने पे मापते हैं तो रिक्टर स्केल पैमाने पे मापते हैं। कहता है कि भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में किसे जाना जाता है? क्या वो पश्चिम बंगाल है, पश्चिमी घाट है, या थार का मरुस्थल है, या पूर्वी घाट है, या गंगा का मैदान है? तो आप कहेंगे कि सर, जो पश्चिमी घाट है वही जो है क्या होता है कि जैव विविधता हॉटस्पॉट के नाम से जाना जाता है। पिछला जो क्वेश्चन आया था उसमें कहा था कि तमिलनाडु में जो लौटते मानसून से वर्षा होती है, साथियों, उस वर्षा को लौटता हुआ मानसून क्यों वहाँ लेके आता है, क्यों शुरुआती मानसून नहीं लेके आता है? क्योंकि जो पश्चिमी घाट है, ये पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ उस मानसून को तमिलनाडु में पहुँचने से रोकती हैं। और कहता है कि पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय भारत के प्रमुख जैव विविधता हॉटस्पॉट। पश्चिमी घाट में वनस्पतियों और जीवों की हजारों ऐसी प्रजातियां पाई जाती हैं जो दुनिया में कहीं भी नहीं मिलती हैं। उसके बाद कहता है कि अगला क्वेश्चन है, कहता है कि हिमालय जो पर्वत है इसकी उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है? क्या वह शिवालिक से हुई है, इंडो ब्रह्मा से हुई है, टेसिस से हुई है, या गोंडवाना से हुई है? तो अगर हिमालय की बात करें तो ये टेसिस सागर से होती है। कहता है कि प्लेट विवर्तनी सिद्धांत के अनुसार यूरेशिया और इंडियन प्लेटों के टकराने से उनके बीच स्थित टेसिस सागर के अवसादों के वलन पड़ना, जिससे हिमालय पर्वत का क्या होता है, निर्माण होता है। उसके बाद कहता है कि संप्राय मैदान की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? अगर संप्राय मैदान की अवधारणा की बात करें, क्या यह वाल्टर पेंक ने दी, या WM डेविस ने दी, या कार्ल रिटर ने दी, या LC किंग ने दी? तो आप क्या कहेंगे? सर, यह WM डेविस ने दी। कहते हैं कि WM डेविस ने अपने अपर्दन चक्र के सिद्धांत में संप्राय मैदान की अवधारणा दी। यह अपर्दन के अंतिम चरण में बनने वाला एक लगभग समतल मैदान होता है। क्या होता है? एक समतल मैदान होता है। कहता है कि राष्ट्रीय जलमार्ग NW1 किन दो स्थानों को जोड़ता है? क्या वह सदिया से धुबरी, प्रयागराज से हल्दिया, या कोल्लम से कोट्टापुरम, या काकीनाडा से पुदुचेरी? किसको जोड़ता है? तो साथियों, जो प्रयागराज से हल्दिया है, जहाँ डॉल्फिन पाई जाती है, वहाँ डॉल्फिन के लिए सबसे अच्छा पानी माना जाता है, सबसे शुद्ध पानी माना जाता है, क्योंकि डॉल्फिन शुद्ध पानी में ही निवास करती है। तो जो हमारा जलमार्ग है, प्रथम जलमार्ग है, राष्ट्रीय जलमार्ग फर्स्ट है, वो कहाँ किसके किसके बीच घोषित किया गया है? प्रयागराज से हल्दिया के बीच घोषित किया जाता है।
कहता है कि राष्ट्रीय जलमार्ग NW1 गंगा भागीरथी हुगली नदी प्रणाली पर स्थित है। यह उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से लेकर पश्चिम बंगाल के हल्दिया तक 1620 किलोमीटर लंबा है। भारत का सबसे लंबा जलमार्ग है। अगर हम चिनूक पवन की बात करें तो जो चिनूक हवा होती है ये किस प्रकार की स्थानीय पवन होती है? क्या यह गर्म पवन होती है और शुष्क होती है? क्या गर्म नम होती है? ठंडी और शुष्क होती है? ठंडी और नम होती है? तो साथियों, अगर हम चिनूक की बात करें तो चिनूक गर्म और शुष्क पवन होती है। कहता है कि चिनूक संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की रॉकी पर्वत के पूर्वी ढालों से नीचे उतरने वाली एक गर्म और शुष्क पवन है। इसे हिमभक्षी भी कहा जाता है क्योंकि यह बर्फ को क्या करती है? पिघला देती है। क्यों पिघलाती है? क्योंकि चिनूक जो है बहुत ही गर्म पवन होती है और ये जब बर्फ से गुजरती है तो बर्फ पिघल जाते हैं। कहता है कि विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति किस देश के तट पर स्थित है? क्या यह ब्राज़ील है, ऑस्ट्रेलिया है, इंडोनेशिया है या फिलीपींस है? तो साथियों, यह ऑस्ट्रेलिया है। जो विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। कहता है कि जो ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट के पास कोरल सागर में स्थित यह मूंगे से बनी दुनिया की सबसे बड़ी संरचना है, जिसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। उसके बाद कहता है कि जो सुंदरवन का डेल्टा है ये किन दो नदियों द्वारा बनाया जाता है? क्या वो नदियाँ गंगा और यमुना है, या गंगा ब्रह्मपुत्र है, या गोदावरी कृष्णा है, या नर्मदा ताप्ती है? तो साथियों, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र है ये सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं। कहेंगे आप सर सुंदरवन डेल्टा का नाम सुंदरवन डेल्टा क्यों पड़ा? तो साथियों, सुंदरवन डेल्टा का नाम सुंदरवन डेल्टा इसलिए पड़ता है क्योंकि यहाँ सुंदरी के वृक्ष सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, इसीलिए इसको हम सुंदरवन डेल्टा के नाम से जानते हैं। उसके बाद कहता है कि भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? क्या वो बुलर झील है, या चिल्का झील है, या लोकटक झील है, या डल झील है? तो आप कहेंगे कि सर ये तो बुलर झील है, जो भारत में सबसे अधिक मीठे पानी की झील के नाम से जानी जाती है। आप कहेंगे कि बुलर झील जम्मू और कश्मीर के बांदीपोरा जिला में स्थित है। यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। इसका निर्माण टेक्टोनिक गतिविधियों के कारण हुआ है और झेलम नदी इसे जल प्रदान करती है। आपसे पूछा जाए कि सर नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? क्या वह अरुणाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में है, उत्तराखंड में है, सिक्किम में है? तो आप क्या बताएंगे? आप कहेंगे सर नाथुला दर्रा की बात करें वो सिक्किम में स्थित है। यह भारत और चीन के बीच एक महत्वपूर्ण प्राचीन व्यापारिक मार्ग का हिस्सा रहा है। क्या रहा है? हिस्सा रहा है। कहा जाए भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? राजस्थान में, पश्चिम पंजाब और हरियाणा में, मध्य प्रदेश में, पश्चिमी घाट और अंडमान निकोबार में। तो कहाँ हुए? पश्चिमी घाट और अंडमान निकोबार में। ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है, इसीलिए ये मुख्य रूप से पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढलानों, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार और उत्तरी पूर्वी भारत में मिलते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि महासागरों में सर्वाधिक लवणता किस अक्षांश में पाई जाती है? क्या वह भूमध्य रेखा है, या 20 से 40 डिग्री अक्षांशों के बीच, ध्रुवों के बीच, या 60 से 70 डिग्री अक्षांशों के बीच पाई जाती है? तो आप कहेंगे
कि सर 20 से 40 डिग्री अक्षांशों के बीच क्या पाई जाती है, सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। कहता है कि महासागरों में सबसे अधिक लवणता जो उष्णकटिबंधीय उच्च दाब वाले क्षेत्र 20 से 40 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाई जाती है, क्योंकि यहाँ तापमान अधिक होता है, जिससे वाष्पीकरण तेजी से होता है और वर्षा बहुत कम होती है। उसके बाद कहता है कि सूर्य ग्रहण की स्थिति कब उत्पन्न होती है, क्या जब पृथ्वी सूर्य चंद्रमा के बीच आती है, या जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी के बीच आता है, या जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप कहेंगे कि सर जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है तो क्या हो जाता है, तब साथियों सूर्य ग्रहण लगता है। और सूर्य ग्रहण लगता है, उसके बाद कहता है कि सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है, जिससे सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पूरी तरह से या आंशिक रूप से नहीं पहुंच पाता है। यह घटना हमेशा किस दिन होती है, तो साथियों ये घटना हमेशा अमावस्या के दिन होती है। कह रहा है कि मारियाना गर्त है, यह किस महासागर में स्थित है, क्या वह हिंद महासागर है, अटलांटिक महासागर है, प्रशांत महासागर है, या आर्कटिक महासागर है। तो आप कहेंगे सर अगर हम मारियाना गर्त की बात करें तो ये प्रशांत महासागर में स्थित है। कहता है कि मारियाना गर्त प्रशांत महासागर के पश्चिमी भाग में स्थित है। यह पृथ्वी की सतह पर सबसे गहरी जगह है। इसे बिंद को चैलेंजर डीप कहा जाता है। इसकी गहराई लगभग 11 किलोमीटर है। कितनी है? 11 किलोमीटर है। उसके बाद कहता है कि भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? चीन के साथ, नेपाल के साथ, पाकिस्तान के साथ, बांग्लादेश के साथ। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा कि बांग्लादेश के साथ भारत की जो स्थलीय सीमा है ये 4096.7 किलोमीटर के साथ लगती है। भारत के 5 राज्य पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम बांग्लादेश के साथ क्या करते हैं, सीमा साझा करते हैं। उसके बाद कहता है कि जो गल्फ स्ट्रीम की अगर बात की जाए कि गल्फ स्ट्रीम किस प्रकार की समुद्री जलधारा है, क्या यह ठंडी जलधारा है, अस्थायी जलधारा है, या गर्म जलधारा है, या ज्वारीय तरंग है। तो आप कहेंगे कि सर ये तो गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा है। उसके बाद कहता है कि गल्फ स्ट्रीम अटलांटिक महासागर में बहने वाली एक शक्तिशाली, तेज और गर्म समुद्री जलधारा है। यह मैक्सिको की खाड़ी से निकलकर उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट के साथ बहते हुए यूरोप की जलवायु को गर्म कर देने में मदद करती है, गर्म रखने में मदद करती है। उसके बाद कहता है कि अगर क्षोभ मंडल की बात करें तो क्षोभ मंडल में क्या कहता है, कहता है कि क्षोभ मंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में क्या परिवर्तन होता है। तो क्या तापमान बढ़ता है, क्या तापमान समान रहता है, या तापमान घट जाता है, या पहले बढ़ता है और फिर घट जाता है। तो आप कहेंगे कि सर तापमान घटता है। क्षोभ मंडल में ऊंचाई जब बढ़ती है तो तापमान घटने लगता है। कहता है कि वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्षोभ मंडल कहते हैं। क्षोभ मंडल ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान कम होता जाता है। प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री टेम्परेचर जो है कम हो जाता है। इसे सामान्य तापहास दर भी कहते हैं। मौसम संबंधी सभी घटनाएं क्षोभ मंडल में ही घटित होती हैं। उसके बाद कहता है, क्या कहता है, कहता है कि अब आपकी क्लास जो है समाप्त होती है और हम 30 प्रश्नों को पूरा कर लिए हैं। उसके बाद कहता है कि यह जो पीडीएफ है ये उपयोगी लगी है। अगर लगी हो तो स्मार्ट पहेली यूट्यूब चैनल को क्या करें, आप सब्सक्राइब करें और भूगोल जो है
आप संदीप सर के साथ क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जो कि आपकी परीक्षा में बहुत ही क्या करेगा, महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, आप उस एग्ज़ाम को पास करेंगे, ये हमारा भरोसा है। हम आपको भरोसा दिलाते हैं, आपसे वादा करते हैं कि हम जो भी लेके आएंगे कंटेंट, एकदम वही लेके आएंगे जो आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। इसलिए साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और इसी के साथ अब हम कल मिलेंगे अपने अगले वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।